हेलो 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 एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी ये लिस्ट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और कोडल डिस्टेंस के बारे में हम डिराइव करेंगे। फिर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ेंगे, या फिर जिसको हम एनालिटिकल फंक्शन बोलते हैं। इसके अंदर रियल जो हमारा एनालिसिस था उसमें हम इनको लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से ही चेक करते थे, फिर इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते थे। ठीक है, इसमें हम एनालिटिकल फंक्शन बोलेंगे। फिर एनालिटिकल फंक्शंस को ही आगे हम कंटिन्यू करते हुए उसके बारे में सी आर इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसका हम कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों पढ़ेंगे। फिर हार्मोनिक फंक्शन एंड उनके हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन बाय मिलनेस मेथड। मिलनेस मेथड भी मैं बताऊंगा, और दूसरे जो जब हमें यू गिवन होगा वो वाला भी हम बताएंगे, और वी गिवन होगा वो वाला भी हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू हम पहले देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमने रियल नंबर्स में क्या पढ़ा था। जब हम रियल नंबर्स या फिर रियल एनालिसिस हम पढ़ते थे, तो उसमें हम देखते थे कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर एक्स, मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा रियल नंबर है। तो इसके ऊपर जब हम कोई फंक्शन अप्लाई करते थे, तो वो हमें एक वैल्यू देता था एफ ऑफ एक्स, या फिर जिसको हम वाई भी बोलते थे। तो इसी को हम बोलते थे रियल फंक्शन। क्या बोलते थे? रियल फंक्शन। और ये हमारा होता था रियल नंबर। ऐसा ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करेंगे। हमें अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, उसके हम ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करेंगे और वो हमें वैल्यू देगा एफ ऑफ z, और उसको हम बोलेंगे w। ऐसा ही इसमें सेम होने वाला है। बस इसमें डिफरेंस हमारा क्या होने वाला है, अब वो भी अब हम देखते हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो हमारा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है। जहाँ पे x और y हमारे दोनों रियल नंबर होंगे। अब इसको जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर डालेंगे, तो वो हमें एक वैल्यू देगा एफ ऑफ जेड, और वो हमारा किस फॉर्म में आएगा? वो आएगा यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में। अब आप बोलो कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है, हमारा नंबर भी इसी फॉर्म का था, हमारा फंक्शन भी इसी फॉर्म का आ गया। नहीं, जो ये नंबर है इसमें एक्स और वाई की जो इंडिविजुअलिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन जो u और v है, इनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है। जो ये नंबर था इसमें हमारे x और y जो थे वो रियल नंबर थे, और ये जो u और v है ये हमारे रियल फंक्शंस हैं। अब थोड़ा डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसमें एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू डालोगे वो हम देखेंगे तो एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है। बट इसके अंदर जो यू और वी है ये इंडिविजुअल एक फंक्शंस है, ना कि नंबर है। तो ये भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर हम बात करें तो डिपेंड करते हैं एक्स और वाई के ऊपर ही। ठीक है। ऐसा कुछ। तो अगर मैं बात करूँ फाइनली तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, u इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो जैसे हम नंबर में बात करते थे ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे ही इसमें बात करेंगे। ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ठीक है। तो मान लो मैंने एक z लिया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x और y दोनों हमारे रियल नंबर्स हैं। और मैंने बोल दिया कि एक फंक्शन मैंने डिफाइंड किया फ्रॉम डोमेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमारा फंक्शन है f z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है? फाइंड u एंड v। तो z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है। इसी को अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको फर्दर ओपन करूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टू एक्स वाई। तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल रहा है, जैसे मैं अगर फॉर्मेट चेक करूँ तो हमारा फॉर्मेट जो होता था एफ ऑफ जेड का, वो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई हमारा होता था।
तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा यू होता था, तो यहाँ पे हमारा यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जिसके साथ आयोटा है वो हमारा v बन जाएगा इज इक्वल टू 2xy। तो यही था बस हमारा यू और v को कैसे हम निकाल सकते हैं, या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। अब आगे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उससे पहले आपको अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बताता हूँ मैं। जैसे हम कोई भी फंक्शन लेते थे एफ ऑफ एक्स, जिसको हम वाई भी बोलते थे, तो हम अगर उसका ग्राफ जब ड्रॉ करते थे तो हम देखते थे कि मैंने अगर x की कोई भी वैल्यू x1 ली है, तो अगर उस पर उसकी कोई वैल्यू f ऑफ x1 आ रही है, तो उसको हम ग्राफ पे ऐसे प्लॉट करते थे कि ये हमारा x1 पे वैल्यू fx1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे ये भी 1D होता था और ये वाली भी हमारी 1D होती थी, तो हम उसको 2D प्लेन पे इजीली हम ड्रॉ कर सकते थे। बट अगर हम नोटिस करें, हमारा जो z है x प्लस आयोटा वाई, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, वो खुद में ही एक 2D नंबर है। और जब हम इसको किसी एफ ऑफ जेड किसी फंक्शन में इनपुट करते हैं, तो डब्ल्यू हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी हमारा 2D आएगा। तो 2D 2D, इन दोनों को मैं कैसे वो कर सकता हूँ भाई एक ही 2D प्लेन पे ड्रॉ? क्योंकि अगर मैं सिर्फ z को करूँगा तो यहाँ पे हमारा z आ जाएगा, तो ये अपने आप में ही एक 2D हो गया। तो मैं w को कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए हम करते हैं इंडिविजुअल मैपिंग, या फिर उसी को मैं बोल सकता हूँ ग्राफ टू ग्राफ मैपिंग। कैसे? हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं z का और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं f ऑफ z का, जिससे हम इस 2D प्लेन में z को ड्रॉ कर पाए और इस 2D प्लेन में f ऑफ z को ड्रॉ कर पाए। कैसे? जैसे सपोज कि यहाँ पे z की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर f ऑफ z की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो हम इसको ऐसे मैप करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इजी सा। ये z, ये f ऑफ z, तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे सपोज कि z की ऐसी वैल्यू पे f ऑफ z की ऐसी वैल्यूज आ रही है, z की ऐसी वैल्यूज पे f ऑफ z की ऐसी वैल्यूज आ रही हैं, z की ऐसी वैल्यूज पे f ऑफ z की कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, जैसे सपोज मैंने बोला, और ऐसी वैल्यू पे कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। तो ऐसे हम मैपिंग करते हैं। ये हम 2D टू 2D मैपिंग हम करते हैं यहाँ पे। ठीक, मैपिंग का हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का हो गया। तो अब हम चलते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वैसे तो अगला हमारा लिमिट कंटिन्यूटी है, बट उससे पहले एक छोटा सा, चलिए काम करते हैं लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा टाइम बचा तो स्टीरियोग्राफिक हम पढ़ लेंगे। तो लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। जब हम नंबर लाइन पे बात करते थे कि जस्ट सपोज कोई भी हमारा एक नंबर है, जैसे 2 हमारा एक नंबर है, तो इसका नेबरहुड हमारा क्या होता था? ये वाला होता था, ये वाला होता था। अगर इसको जूम करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 के आगे वाला नंबर है, 2 के पीछे वाला नंबर है। यानी हम ऐसा बोल सकते थे, अगर नंबर लाइन पे कोई x है तो उसका एक नेबरहुड होगा उसका डेल्टा आगे, यानी x प्लस डेल्टा, और एक नेबरहुड होगा x माइनस डेल्टा। तो उसका नेबरहुड हम ऐसे डिफाइन करते थे, और वो इस लाइन पे होता था 1D लाइन पे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर तो 2D फिगर है ना भाई, तो 2D फिगर का हम कैसे नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर बात करें हम नेबरहुड की, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक z नोट बना देता हूँ, जो कि हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये नेबरहुड हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि z नोट प्लस डेल्टा या फिर z नोट माइनस डेल्टा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप खुद ही देखो ना यार, यहाँ पे तो नेबरहुड यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी, कहीं से भी आ सकता है, हाँ किसी भी डायरेक्शन से, क्योंकि ये एक 2D फिगर है। तो इसका जनरली हम जो नेबरहुड लेते हैं वो हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कुलर सरफेस हम लेते हैं। तो अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूँ तो हम एक सर्कल लेते हैं जिसका हमारा सेंटर, हमारा वो पॉइंट होता है z नोट, और एक वेरिएबल हम एक z लेते हैं। ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस हम एप्सिलॉन लेके चलते हैं। ठीक है, तो
अब इसका नेबरहुड हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका नेबरहुड हम डिफाइन करते हैं एक सेट एस जो होगा हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर में से आएगा, और ये हमारा होगा z माइनस जेड नॉट लेस देन एप्साइलन, और जहाँ पे एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसके हिसाब से हमारा ये नेबरहुड बनता है। अब आप बोलोगे भाई आपने यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? तो ये हमारा है डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है, आप खुद देखो, अगर मैं ये जब वाला डिस्टेंस निकालूंगा तो वो या तो यहाँ पे लाई कर सकता है, अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये इसके बराबर रेडियस बन जाएगा, या फिर हमेशा इसके अंदर लाई करेगा, बाहर वाला हम नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारा नेबरहुड होगा, और इसकी एक स्पेशलिटी हमें देनी पड़ेगी कि एटलीस्ट एक पॉइंट इसके अंदर हमारा लाई करना ही पड़ेगा। किसके अंदर? इसके अंदर। तो ऐसा हम ये बोलते हैं। तो अब लिमिट कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें, तो लिमिट, देखो लिमिट पॉइंट हमारा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा ऐसा करके यहाँ पे अगर ये वाला एप्साइलन है, ये जेड नोट है, ये जेड है, तो लिमिट पॉइंट के लिए हमारा इसके अंदर जो हमारा सेट एस था उसके अंदर मिनिमम एक हमारा होना ही होना चाहिए। ये एक एलिमेंट वन नहीं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, इसकी कार्डिनैलिटी वन होनी चाहिए हमारी, उसको ही लिमिट पॉइंट हम बोलेंगे। अगर हम साइलेंट डेल्टा फॉर्मेशन की बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? एफ हमारा एक फंक्शन है डोमेन से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड है, जो कि हमारा एक्स वाई यू प्लस आयोटा वी एक्स वाई है। हमारा जो जेड नोट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एल इज द लिमिटिंग पॉइंट। ये हम एक बार के लिए बोल रहे हैं, एल इज द लिमिटिंग पॉइंट है। तो एक कंडीशन हमारी आती है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर विच एफ ऑफ जेड माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन एंड ज़ीरो जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ ऑफ z इज इक्वल टू एल। ऐसे हम लिखते हैं जैसे रियल नंबर में हम लिखते थे ना, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ x, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू एल आती थी। तो ऐसे ही इसमें आएगा। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए इंडिविजुअली हम चेक करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ ऑफ z, अगर एग्जिस्ट ये कर रही है तो उसके लिए हमारा इंडिविजुअल लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट यू, और हमारा लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट वी, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हमारा ये भी एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि हमने देखा था ना कि एफ ऑफ जेड जो है उसके अंदर यू प्लस आयोटा वी था। तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो ये और ये इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। जो हमने पढ़ा था ना भाई, अगर मैं कोई लिमिट लगा रहा हूँ किसी फंक्शन पे, और वो फंक्शन जैसे सपोज एक्स प्लस समथिंग समथिंग एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर है, तो अगर बीच में प्लस या माइनस है तो हम इंडिविजुअली उस पर लिमिट अप्लाई कर सकते थे। तो ऐसे ही इसी में अगर पूरे फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस पे और इस पे इंडिविजुअल कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं लिमिट्स को। तो अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की और कंटिन्यूटी की भी। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था रियल में कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, उसकी जितनी भी कंडीशन थी वो सेम इसमें एप्लीकेबल होती है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मुझे एफ डैश ऑफ जेड निकालना है तो उसकी इक्वेशन हम रियल नंबर वाले जैसे ही लिखेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ ऑफ डेल्टा z प्लस z माइनस एफ ऑफ z होल डिवाइडेड बाय डेल्टा z, ये वाली हम लिखते हैं। ये जो है हमारा डिफरेंश, ये हमारी डिफरेंशिएबिलिटी होगी एट द पॉइंट z नॉट। यही इक्वेशन ऐसे ही सेम हम रियल नंबर में लिखते थे, तो ये हमारा सेम रहेगा। और जैसे हमने पढ़ा था
कि कोई भी हम किसी ग्राफ बनाते थे किसी फंक्शन का, जैसे कोई ऐसा ग्राफ बनाया यहाँ पे ये कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल नहीं है और फिर ऐसे, या फिर ऐसे वाला हम बनाते थे ऐसे। तो इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंट कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स या फिर सिंगुलैरिटीज। और इसकी एक कंडीशन क्या होगी हमारी, कि फॉर सिंगुलैरिटीज जो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो यहाँ पे फेल्स टू बी एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब, जैसे हम बोलते थे रियल नंबर में अगर कोई कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन, तो उसी को हम डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते थे। ऐसे ही अगर इसमें हमारा कोई कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसको हम एनालिटिक बोलते हैं। तो जहाँ पे एफ ऑफ जेड फेल्स कर जाए एनालिटिक होने से, यानी उस कंटिन्यूटी या फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी लूज हो जाए, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। लेकिन एक मेन कंडीशन और इसकी होती है, सिर्फ इतना हम नहीं लिख सकते कि जहाँ पे फेल्स हो जाए एनालिटिक होना, नहीं। हम बोलेंगे कि एटलीस्ट वन नेबरहुड पॉइंट के ऊपर वो एनालिटिक होना चाहिए। कैसे? क्योंकि देखो, अगर मैं रियल फंक्शन की बात करता था, जैसे मैंने ऐसा ऐसा लिखा, या फिर हमने ऐसा और ऐसा लिखा, तो जब हम इसको देखते थे कि ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम क्या देखते थे? हम साइड वाली चीज़ें देखते थे ना भाई, कि यहाँ पे है या नहीं है, तो इसके रिलेटिव में ही हम चेक करते थे। यहाँ पे भी हम इसके रिलेटिव में ही चेक करते थे। तो रिलेटिवली चेक करने के लिए वो अपने नेबरहुड में तो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना। इसलिए ऐसा इसमें भी सेम होता है, कि अगर हमारा कोई एफ जेड है, वैसे मैं 2D प्लेन पे दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ एग्जांपल लेके, कि अगर ऐसा कुछ हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, इसको मैं एक बार के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल देता हूँ, तो यहाँ पे नेबरहुड में एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो एनालिटिकल होना चाहिए ना, जहाँ जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव टर्म है ना वो तो इसलिए हम बोलते हैं कि एटलीस्ट नेबरहुड के किसी एक पॉइंट पे वो एनालिटिक होना चाहिए। बस यही था। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने, एक बार ऊपर जाते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पढ़ लिया, हमने स्टीरियोग्राफिक नहीं पढ़ा है अभी, लिमिट्स पढ़ लिया, एनालिटिक फंक्शन पढ़ लिया हमने। अब हम सीआर इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। ठीक, तो चलिए, सीआर इक्वेशंस कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये एनालिटिक तो हमने पढ़ ही लिया ना, एनालिटिक हमने पढ़ लिया। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स करवा दूंगा या फिर स्टीरियोजेनिक बता दूंगा बाद में। हाँ, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। तो अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है, तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, देखो सबसे पहले तो एनालिटिक फंक्शन की मैं आपको बता देता हूँ कंडीशंस। पहला, कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए एट पॉइंट पी इन उसकी डोमेन डी बिलोंग्स टू डी। सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। मतलब ये तो पता ही है ना हमें, कि अगर वो फंक्शन है तो उसकी वैल्यू सिंगल ही आएगी या फिर यूनिक इमेज आएगी, ऐसा हमें पता था। तीसरा, उसको सीआर इक्वेशंस फॉलो करना चाहिए। ओके, तो देखो, अच्छा मैं आपको ना एक कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ, या फिर एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक कंडीशन बताता हूँ, उसमें बताना क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है, वो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि वो एनालिटिक नहीं है। बताना ट्रू या फॉल्स, कमेंट में बताना। दूसरा, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है और वो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो फिर भी एनालिटिक नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स, ये भी बताना मुझे कमेंट में। ठीक, सोचना, इस पर ध्यान से सोचना। तो चलो सीआर इक्वेशंस हम देखते हैं एक बार। तो सीआर इक्वेशंस हमारी क्या बोलती हैं? देखो, इसकी
दो कंडीशन होती हैं हमारी। पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ जेड अगर है वो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई होगा, इस फॉर्म में होगा। तो सी आर इक्वेशन की दो हमारी कंडीशन होती हैं, एक दो। ये हमें बताता है कि अगर डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल है डेल वी बाई डेल वाई। डेल का मतलब क्या है? डेल इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन। इतना तो पता ही होगा भाई, इतना बड़ा क्लासेस में हम आ गए हैं। फिर ये बता देता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब, जैसे डिफरेंशिएशन अगर हम करते थे किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम पूरा उसका टोटल डिफरेंशिएशन कर देते थे। जैसे अगर मुझे करना होता था कि मैं एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें मेरे को यू वी मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ता था कि पहले मैं एक्स का कर देता हूँ वाई ऐसे का ऐसा, फिर मैं वाई का कर देता हूँ एक्स ऐसे का ऐसा। बट पार्शियल में ऐसा नहीं होता। पार्शियल में अगर हम जिसके रिलेटिव में कर रहे हैं, जैसे मैं एक्स के रिलेटिव में कर रहे हैं, तो एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे मैं उनको एज ए कॉन्स्टेंट ही ट्रीट करूंगा। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। समझ में आया? अगर जैसे मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा वाई आएगा। ठीक। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। और दूसरी हो गई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। अगर हमारा कोई फंक्शन इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही हमारी सी आर इक्वेशन कहती है, क्योंकि यही हमारी कंडीशन है सी आर इक्वेशन की। और ये है कार्टीजियन फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉरी, कार्टीजियन, CARTESIAN, कार्टीजियन फॉर्म। पोलर फॉर्म में बाद में हम डिराइव करेंगे। पहले एक बार हम चेक करते हैं, एक दो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके। तो जस्ट सपोज मैंने लिया, अरे पेंसिल को क्या हो गया, हाँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड। तो अगर मैं इसको निकालूं तो ये हमारा आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। आगे सोल्व करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू एक्स वाई। अब मुझे पता करना है कि ये एनालिटिकल है या नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या था? डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। तो डेल यू बाई डेल एक्स अगर निकालें तो ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा वी हो जाएगा। तो डेल यू का मतलब क्या है कि एक्स के, सॉरी, डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब क्या है कि एक्स को हम एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ये हमारा डेल यू बाई डेल एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 1। ठीक। अब डेल वी बाई डेल वाई अगर हम निकालें तो ये हमारा v है। अब y को वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x। तो ये क्या हो गया हमारा? 2x प्लस 1। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल है भाई, पहली कंडीशन हमारी आ गई। अब दूसरा कंडीशन थी डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो अगर मैं इसको देखूं, अब इसको मैं y के रिस्पेक्ट में करूं तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 2y। और इसको मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारा 2y। तो क्या ये इसका नेगेटिव है? बिल्कुल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है। बाकी दो कंडीशन भी आप देख सकते हैं, लेकिन इतना इनफ हो जाता है अगर हम ऐसे बेसिक बेसिक फंक्शंस दिए होते हैं जिनमें एफ, जैसे एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जेड, ऐसा करके जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ जेड हमें दिया होता है उसमें हमें बाकी दो को मतलब इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन अगर दे रहा है तो वो बाकी सब जो कंडीशंस हैं जो हमारी सिंगल वैल्यू वाली थी या फिर कंटिन्यूस एवरी पॉइंट वाली थी, वो सोच के चलता है कि वो होंगे। तो हमारे सी आर इक्वेशन भी हो गई। अब मैं काम करता हूँ, आपको सी आर इक्वेशन में बताता हूँ पोलर फॉर्म में।
क्योंकि कभी कभी इसका डेरिवेशन या फिर प्रूफ भी हमारा आ जाता है। तो जैसे हमें पता है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी हमारा होता है, और जेड जो होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। लेकिन इस जेड को अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि आर ई की पावर आयोटा थीटा। पता होगा ना कैसे। तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को एक बार मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा आर के रिस्पेक्ट में, और एक बार कर दूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, एक बार कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं इसको आर के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये बन जाएगा डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू, ये एफ का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा चेन रूल हमारा लग जाएगा, और फिर बाहर आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा। और ऐसे ही जब मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये बन जाएगा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू एफ का डिफरेंशिएशन आर ई की पावर आयोटा थीटा ऐसे कैसा, और बाहर जब आएगा तो ये आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आई ऐसा बन जाएगा। अब एक चीज़ देखो, जहाँ ये चीज़ मुझे दिख रही है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जहाँ मुझे ये एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा दिख रहा है, सॉरी आर नहीं, मुझे ये वाली चीज़ जहाँ पे दिख रही है उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू, आर आयोटा को मैं आगे लिख देता हूँ, और इसकी जगह डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल आर ऐसा मैं लिख दूंगा। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारा बन जाएगा आर आयोटा डेल यू बाई डेल आर प्लस आर आयोटा स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर। और आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर डेल वी बाई डेल आर, और यहाँ पे डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा। अब ये दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अगर इनको कंपेयर करूँ तो रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो ये हमारा रियल पार्ट है, इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, पहली कंडीशन। और दूसरी वाली क्या बन गई, डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल यू बाई डेल आर, ये बन गई। तो ये हमारी सी आर इक्वेशन क्या आ गई, हमारी पोलर फॉर्म में आ गई। तो इसको ध्यान रखना भाई। तो अब हम चलते हैं लाप्लास इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन या फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स को। सबसे पहले देखो, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं हमारे, या फिर हार्मोनिक फंक्शन। देखो हार्मोनिक फंक्शन वो होते हैं जो हमारा सेटिस्फाई करें लाप्लास इक्वेशन। ठीक है। लाप्लास इक्वेशन हमारी क्या होती है कि लाप्लास इक्वेशन में बताती है कि डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एफ बाई डी वाई स्क्वायर ये होगा ज़ीरो। तो अगर कोई भी फंक्शन ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा होगा हार्मोनिक फंक्शन। समझ गए। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, देखो u प्लस आयोटा वी हमारा फंक्शन था, तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v हो जाएगा, v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट u हो जाएगा। बस यही होता है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी हो गया, हार्मोनिक फंक्शन जो बहुत इजीली हो गया है। तो बस इसको याद रखना भाई, लाप्लास इक्वेशन को। समझ गए। फिर इसके बाद हम एक काम करते हैं, जैसे पहले क्या बताऊँ मैं आपको, पहले देख लेता हूँ हमारी चेकलिस्ट कैसी है अभी। चेकलिस्ट में क्या क्या बचा है हमारा, ये हमारा हो गया। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन हम करते हैं बाय मिलनेस मेथड। देखो अगर आपको मिलनेस मेथड से नहीं करना, अगर आपको बताया हुआ है कि नॉर्मली यू गिवन है और भाई वैसे करके बताओ, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप लाप्लास इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सी आर इक्वेशन यूज़ कर सकते हो रिलेशंस निकालने के लिए।
बट मिलनेस मेथड में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, तो मैं आपको मिलनेस मेथड बता देता हूँ। कहाँ है हमारा मिलनेस मेथड? हाँ, ये रहा हमारा मिलनेस मेथड। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे मिलनेस मेथड, इसके मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप कि अगर मान लो हमें u दे रखा है, या फिर पहले मैं बता देता हूँ कि जब u इज गिवन, अगर u इज गिवन है तो u को लिखो और du बाई डी एक्स और du बाई डी वाई निकाल लो। ठीक है। दूसरा, हमने du बाई डी एक्स और du बाई डी वाई अगर निकाला है, तो अब x की जगह z रख दो और y की जगह 0 रख दो। किसमें? इसमें। ठीक। स्टेप थ्री, अब इवेलुएट करो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल यू बाई डेल एक्स एट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, जो हमने निकाला है, डी जेड माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई एट जेड इज जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। ये हमारा फंक्शन निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर हमें v दे रखा हो तो v के लिए बाकी ऊपर वाले स्टेप सेम रहते हैं, इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है, होता है डेल वी बाई डेल वाई एट जेड ज़ीरो डी जेड। यहाँ पे प्लस आ जाता है बीच में, प्लस आयोटा इंटीग्रेशन डेल वी बाई डेल एक्स एट जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। ये हमारा जब v इज गिवन, ये है v इज गिवन और ये है u इज गिवन। एक एग्जांपल लेके देखें तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये हमें u दे रखा है, हमें फंक्शन निकालना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकाल लो और डी यू बाई डी वाई निकाल लो। तो ये हमारा हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। अब x की जगह z रख दो, y की जगह 0 रख दो, तो थ्री जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड हमारा बन गया। और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स वाई। और इसमें x की जगह z रख दो, y की जगह 0 रख दो, तो ये तो हमारा 0 ही बन जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली टर्म थ्री जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड विद रिस्पेक्ट टू डी जेड माइनस आयोटा ये वाली टर्म, ये तो जीरो है तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा एफ जेड आ जाएगा। तो ये हमारा मिलनेस मेथड है। इस पे क्वेश्चन ट्राई करना, मज़ा आएगा। तो मिलनेस मेथड हमारा अभी हो गया है, हमारा एनालिटिक फंक्शन हो गया है, सब हमारा हो गया है। अब स्टीरियो, मतलब स्टीरियोग्राफिक मैं बताऊं या नहीं बताऊं, तो फिर भी बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हमारा देता हूँ स्टीरियोग्राफिक का। देखो, जस्ट सपोज कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये है एक्स वाई प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसके ऊपर एक ऐसे स्पीयर है थ्री डी में जेड वाली डायमेंशन में। जैसे वैसे नहीं होता कि मान लो कोई सेब है और उसको जब हम ऐसे चाकू से काटते हैं तो जैसे वो शेप बनती है ना ऐसे ऊपर, वैसे वाला इसको बोल सकते हैं कि ऐसे ये चाकू है और हमने सेब को ऐसे बीच में से काट दिया है। थोड़ा सा अच्छे से अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसा, इसको ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट एन ले लेता हूँ, ज़ीरो ज़ीरो वन। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, एक्स वाई और ज़ीरो। अब एक जनरल सी चीज़ बताना, अगर मैं इसको ऊपर यहाँ से देखूँ, ये मान लो हमारी आँख है और इसको ऊपर से देखूँ, तो क्या ये ऐसे नहीं दिखेगा मुझे? सॉरी, कि कोई ऐसे प्लेन में सर्कल है, एक ये सेंटर हो गया पॉइंट, एक ये बाहर हो गया, है ना? अगर अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये सर्कल को कट करके जाएगा, चाहे मैं कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ बाहर, तो ये सर्कल को कट करके जाएगा ही जाएगा अगर हम पॉइंट को बाहर ले रहे हैं। तो इसमें इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो स्पीयर पे लाई करेगा, और मैं इसको यूनिट स्पीयर बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। समझ गए? तो ये जब इसको यहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट को मैंने एक्स वन
x2 x3 बोल दिया। ये पॉइंट P और ये पॉइंट N। और N पॉइंट की खासियत क्या होती है, ये पॉइंट एट इन्फिनिटी है, पॉइंट एट इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे भाई ये तो 0 0 1 है, तो पॉइंट एट इन्फिनिटी कैसे हुआ? तो ये एक फ्रैक्टल पॉइंट है। फ्रैक्टल पॉइंट मतलब क्या होता है कि जैसे रियल लाइन है, रियल लाइन पे मैं बोलूँ कि किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, तो आप बोलोगे ठीक है मैं 1 पे खड़ा हो गया या फिर खड़ी हो गई। भाई गलत। रियल लाइन पे कोई भी नंबर एग्जैक्ट नहीं होता है। आप बोलोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, क्यों नहीं होता है, मैं बताता हूँ। अगर ये पॉइंट एग्जैक्ट है तो आपको पता होना चाहिए ना इसके नेक्स्ट या फिर इसके पहले कौन सा पॉइंट है। अब मैं आपको बोलूँ 1 से अगला कौन सा पॉइंट है, आप बोलोगे 2, नहीं, रियल लाइन है ये। तो आप बोलोगे कि 1.0, हाँ क्या जीरो आगे, आगे क्या 1.0 आगे, नहीं बोल पा रहे ना। वही तो भाई, इन्हीं को फ्रैक्टल्स बोलते हैं कि आप अगर कोई भी नंबर लाइन पे दो पॉइंट लोगे, चाहे उनके बीच का डिफरेंस कितना ही कम क्यों ना हो, एक 1 है तो एक 1 प्लस क्यों ना हो, उनके बीच में अगर आप इनफाइनाइटली जूम करोगे तो भाई फिर भी आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। तो वही होता है फ्रैक्टल्स। तो ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी पॉइंट एट इन्फिनिटी में वैसे बोल रहा हूँ। अब देखना, अगर मैं लिखूँ x1 x2 x3 को डिफाइन करूँ, क्योंकि ये इस लाइन को ज्वाइन करने वाले के कहीं पे आ रहा है बीच में लाइन सेगमेंट पे, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर मैं इसको डिफाइन करूँ एक पैरामीटर t के टर्म्स में, तो मैं बोल दूंगा कि 1 माइनस टी ऑफ पॉइंट p प्लस टी ऑफ पॉइंट n। ये बन जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू x y 0 1 माइनस टी प्लस 0 0 1 इंटू टी। पता है ना ये 0 0 1 और एक्स वाई जीरो कहाँ से आ गई, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एन है। तो x1 x2 x3 हमारा क्या बन जाएगा? अगर मैं अब इनको ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा x 1 माइनस टी, y 1 माइनस टी और t। ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू 1 माइनस टी, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इंटू 1 माइनस टी, और x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t। अगर अब मैं t को एलिमिनेट करूं, मैं कर सकता हूं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी 1। तो इसमें y की जगह x2 रख देंगे, x3 की जगह z की जगह x3 रख देंगे, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं t को वहाँ पे लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टी 1 माइनस टी। यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमन लूँगा, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा बन जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस टी 1 माइनस टी। तो एक से ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी। अब मैं काम करूँगा, 1 को यहाँ ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी कॉमन ले लूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं इनको पुट करूँगा x1 x2 और x3 में, तो x1 x2 x3 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी। देखो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये याद कर लो आप। इसकी आ जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x3 तो हमारा t ही था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा। और आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम मोड ऑफ z बोलते थे, या फिर सॉरी मोड ऑफ z का स्क्वायर बोलते थे। तो x1 इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 प्लस मोड z का स्क्वायर, x2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस मोड z का स्क्वायर, और x3 हो जाएगा मोड z का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मोड z का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा। तो अब एक बात सुनना मेरी बड़े ही ध्यान से, बड़े ही ध्यान से। ये वाला तो हमारा हो गया था ना सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म का, तो ये तो हटा दो इसको। तो अब ये हमारा ऐसे स्पीयर था,
ठीक है, ऐसे करके हमारा वो स्फीयर था। अब मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ स्फीयर पे, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम कोर्डल डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोर्डल डिस्टेंस। ठीक है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, कोर्डल डिस्टेंस, उसका एक फॉर्मूला होता है। डिराइव नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं वैसे डिराइव, बट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एक्स अगर कोर्डल डिस्टेंस है z1 z2 के बीच में, तो वो होगा मोड ऑफ z1 माइनस z2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन प्लस मोड z1 का स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस मोड z2 का स्क्वायर। ये कोर्डल डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब देखो, मान लो अगर कोर्डल डिस्टेंस वन हो गया तो, अगर कोर्डल डिस्टेंस वन हो गया तो अगर हमारा कोऑर्डिनेट डिस्टेंस वन हो जाए तो हमारी कंडीशंस निकल के आती हैं। देखो, अब मैं इसको अगर वन के इक्वल रख दूं तो ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। जब मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो कंडीशन आएगी z1 z2 बार इज इक्वल टू माइनस वन और z2 z1 बार इज इक्वल टू माइनस वन। ये कंडीशन होती है जब हमारा कोऑर्डिनेट डिस्टेंस वन हो। और अगर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस वन है, इसका मतलब ये अगर स्फीयर है और ये यूनिट स्फीयर था, यानी इसकी जो ये वाली हमारी रेडियस थी, सॉरी रेडियस नहीं, हाँ रेडियस आई गेस, तो ये हमारी वन थी, यूनिट स्फीयर था ना भाई। तो z1 z2 तो ये डायमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे, रेडियस नहीं, इसकी डायमीटर वन थी, यूनिट स्फीयर है ना। तो इनके बीच का अगर कोडल डिस्टेंस वन है, इसका मतलब ये हमारे अपोजिट डायमेट्रिकल लाइन्स हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल पॉइंट्स। और इसके लिए एक लाइन लिखी जाती है कि वन वन कोरस्पोंडेंस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, वन वन कोरस्पोंडेंस ऑन पॉइंट्स ऑन स्फीयर एंड पॉइंट ऑन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है। और अगर हमें z निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं x1 प्लस आई एक्स टू ओवर वन माइनस एक्स थ्री। ये कैसे निकाल सकते हैं? हमने पता करा था ना, ये ऐसे, यहाँ पे पॉइंट है ये ऐसे, तो ऐसे हम z निकाल सकते हैं ये वाला। अगर हमें x1 x2 x3 दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट तो हमें पता है 0 0 1 है, तो अगर ये पॉइंट अगर निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट वन। अगर समझ नहीं आया हो तो कुछ आप पूछ सकते हैं। पार्ट टू भी हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पार्ट टू में हम वही इंटीग्रल्स करेंगे, लाप्लास वाले करेंगे, काउंटर वाउंटर सब करेंगे, सी आर थ्योरम भी हम करेंगे जो इंटीग्रेशन वाली हमारी होती है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट वन में इतना ही था। समझ आया हो तो बस एक स्माइल कर देना, नहीं समझ आया हो तो कुछ पूछ लेना। बाकी इसकी जो ये पीडीएफ है, ये मैं बाद में आपको दे दूंगा और आप देख सकते हैं भाई। जितना मुझे आता था मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, थ्योरी मैंने बता दी है। अगर कुछ रह गया हो तो आप बता सकते हैं, मैं वो भी कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।